इस PT 365 कल्चर 2026 के इस पार्ट 2 में हम सेक्शन 6 से 9 तक कवर करेंगे। इसके पहले भाग में हमने सेक्शन 1 से लेकर 5 तक कवर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्क्रीन या फिर कोर्स टैब की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑडियो मौजूद है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी ऑडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर चलिए मैगजीन शुरू करते हैं। 6 मिसलेनियस इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स 150 ईयर्स ऑफ आर्य समाज। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन को संबोधित किया है। ये खास कार्यक्रम ज्ञान ज्योति महोत्सव का एक हिस्सा था। ये साल हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि हम महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती और आर्य समाज की स्थापना के 150 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आर्य समाज आखिर है क्या। इसकी शुरुआत महर्षि दयानंद सरस्वती ने साल 1875 में बॉम्बे में की थी। इसके कुछ समय बाद साल 1877 में लाहौर में भी आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की गई, जिसने इस आंदोलन को और मजबूती दी। अगर हम इसके स्वभाव या प्रकृति की बात करें तो आर्य समाज एक पुनरुद्धारवादी आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार लाना था। महर्षि दयानंद सरस्वती का ये पक्का विश्वास था कि समाज में असली सुधार तभी आ सकता है जब हम अपनी जड़ों की ओर लौटें और वैदिक धर्म को फिर से जीवित करें। उनका मानना था कि वेदों में ही सच्चा ज्ञान छिपा है। आर्य समाज का हिस्सा बनने या इसकी सदस्यता लेने के लिए एक विशेष शर्त होती थी। जो भी व्यक्ति इसका सदस्य बनना चाहता था उसे इस समाज के 10 मूलभूत सिद्धांतों को स्वीकार करना पड़ता था। ये सिद्धांत जीवन जीने का एक सही रास्ता दिखाते थे और समाज में समानता और शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देते थे। अब हमें इसके 10 बुनियादी सिद्धांतों या नियमों को जानना होगा जो हमें जीवन जीने का एक सही रास्ता दिखाते हैं। सबसे पहले ये माना जाता है कि ईश्वर ही समस्त सच्चे ज्ञान का मूल स्रोत है। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो भी वास्तविक और सच्ची जानकारी है उसकी शुरुआत ईश्वर से ही होती है। वो ईश्वर केवल ज्ञान का ही नहीं बल्कि सत्यानंद और शक्ति का भी प्रतीक है। वो निराकार है, यानी उसका कोई शरीर नहीं है। वह न्यायकारी है और पूरी सृष्टि में केवल वही एक है जो पूजा के योग्य है। अब सवाल ये उठता है कि ये सच्चा ज्ञान हमें मिलेगा कहाँ से। आर्य समाज के अनुसार वेद ही वे पुस्तकें हैं जिनमें सच्चा ज्ञान समाहित है। इसलिए हर व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है कि वो वेदों को पढ़े और उनके संदेश को दूसरों तक भी पहुंचाए। हमें अपने जीवन में हमेशा सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए और जो झूठ या असत्य है उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। हमारे जीवन का हर काम धर्म के अनुसार होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि हमें हमेशा सही और गलत का विचार करके ही कदम उठाना चाहिए। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य केवल अपना भला करना नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का उपकार करना है। इसमें इंसान की शारीरिक सेहत, सामाजिक सुधार और आध्यात्मिक उन्नति तीनों ही चीजें शामिल हैं। जब हम समाज में दूसरों से मिलते हैं तो हमें सबके साथ प्रेम, धार्मिकता और उनके गुणों के आधार पर सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। हमारा एक बड़ा लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि हम अज्ञानता को जड़ से मिटा दें और चारों तरफ शिक्षा और ज्ञान का प्रचार करें। आर्य समाज हमें सिखाता है कि हमें केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। एक इंसान तभी खुश रह सकता है जब वो दूसरों की उन्नति में अपनी खुशी तलाशे। अंत में यह समझना जरूरी है कि समाज के नियमों को मानने के लिए हम सब बंधे हुए हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे, लेकिन जब बात अपने व्यक्तिगत विकास और कल्याण की आती है तो हर व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र है। इसी सोच ने भारत में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला दी थी, जो आज भी प्रासंगिक है। आर्य समाज के योगदानों को समझना हमारे इतिहास को समझने जैसा है। धार्मिक सुधारों के मामले में इसने एक ईश्वर को मानने वाली हिंदू व्यवस्था को बढ़ावा दिया। उन्होंने उस समय के हिंदू धर्म में फैली अंधविश्वास वाली रस्मों और सामाजिक कुरीतियों का कड़ा विरोध किया ताकि वेदों की शिक्षाओं के आधार पर एक एकजुट हिंदू समाज बनाया जा सके। इसी कड़ी में उन्होंने शुद्धि नाम से एक बहुत ही अनोखा और साहसी कदम उठाया। ये एक शुद्धिकरण समारोह था जिसके जरिए उन हिंदुओं को वापस अपने धर्म में शामिल किया गया जिन्होंने किसी कारणवश इस्लाम, ईसाई या अन्य धर्म अपना लिया था। सामाजिक सुधारों की बात करें तो महात्मा गांधी के इस मुद्दे को उठाने से बहुत पहले ही आर्य समाज ने अछूत माने जाने वाले लोगों को समाज में बराबरी का हक दिलाने की कोशिश शुरू कर दी थी। महिलाओं के उत्थान के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने लड़कियों को बौद्धिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल सिखाने के लिए शिक्षण संस्थानों का एक बड़ा जाल बिछाया, जिसका एक शानदार उदाहरण जालंधर का कन्या महाविद्यालय है। आजादी की लड़ाई यानी राष्ट्रीय आंदोलन में भी आर्य समाज का गहरा असर दिखा। इन्होंने हिंदी भाषा, खादी और स्वदेशी को बढ़ावा दिया और नमक पर लगने वाले टैक्स का खुलकर विरोध किया। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल ढींगरा, स्वामी श्रद्धानंद चंद्रनाथ, सान्याल भाई परमानंद और विनायक दामोदर सावरकर जैसे महान नेता आर्य समाज के विचारों से ही प्रेरित थे। साल 1938-39 के दौरान हुआ हैदराबाद सत्याग्रह भी इसका एक बड़ा उदाहरण है।
ये सत्याग्रह हैदराबाद के निजाम के उस दमनकारी शासन के खिलाफ था जिसने आर्य समाजियों को वैदिक शिक्षाओं का प्रचार करने से रोक दिया था। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज ने आध्यात्मिक ज्ञान को आधुनिक पढ़ाई के साथ जोड़ने का काम किया। इसके लिए उन्होंने गुरुकुलों और डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना की। सबसे पहला डीएवी स्कूल साल 1886 में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में शुरू हुआ था। इसका मकसद छात्रों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना था ताकि वे अपनी संस्कृति और आध्यात्म से कटे बिना आधुनिक दुनिया में आगे बढ़ सकें। दूसरी तरफ स्वामी श्रद्धानंद ने साल 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की नींव रखी। यहाँ पश्चिमी शिक्षा के मुकाबले वैदिक शिक्षाओं को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। हिंदी भाषा के प्रचार के लिए भी समाज ने कई अखबार और पत्रिकाएं निकाली। इनमें आर्य दर्पण, आर्य समाचार, भारत सुरक्षा प्रवर्तक और देश हितैषी जैसे प्रकाशन शामिल थे, जिन्होंने लोगों को जागरूक करने में बड़ी भूमिका निभाई। महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में जाने बिना आर्य समाज की कहानी अधूरी है। उनका असली नाम मूल शंकर था और उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के काठियावाड़ में मोरबी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी जीवन यात्रा 30 अक्टूबर 1883 को राजस्थान के अजमेर में पूरी हुई। उनके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव उनके गुरु स्वामी विरजानंद सरस्वती के कारण आया, जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म में फैली बुराइयों को साफ करने के लिए प्रेरित किया। अगर हम उनके योगदानों की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वराज यानी खुद के शासन के शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले साल 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही किया था। उनकी पूरी विचारधारा वेदों पर टिकी थी और उनका प्रसिद्ध नारा था, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वे वेदों को ज्ञान का सबसे शुद्ध और महत्वपूर्ण स्रोत मानते थे। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम किया। साल 1867 के हरिद्वार कुंभ मेले में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई ताकि अंधविश्वास और ढोंग का विरोध किया जा सके। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने तो उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद किया है। महिलाओं के अधिकारों के लिए भी वे हमेशा आगे रहे। उन्होंने स्त्री और पुरुष की समानता की वकालत की और महिलाओं को वेद पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी और समाज के सामने ये बात रखी कि लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र से पहले और लड़कों की शादी 25 साल की उम्र से पहले नहीं होनी चाहिए। धार्मिक सुधारों के लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नाम की एक महान पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने धार्मिक पुनरुद्धार की बात की और बताया कि हमें साधारण रीति रिवाजों और वैदिक मंत्रों के पाठ के जरिए केवल एक सर्वोच्च ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने गौ संरक्षण को भी बहुत महत्व दिया और गाय की पूजा को वैदिक संस्कृति का जरूरी हिस्सा माना। साल 1881 में उन्होंने गो करुणा निधि नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें गायों की हत्या का विरोध किया गया था और साल 1882 में उन्होंने पंजाब में पहली गौरक्षणी सभा की स्थापना की। महर्षि दयानंद सरस्वती की मातृभाषा गुजराती थी और वे संस्कृत के भी बड़े विद्वान थे। फिर भी उन्होंने हिंदी भाषा को पूरे भारत को जोड़ने वाली भाषा माना। इसीलिए उन्होंने अपनी सबसे प्रमुख किताब सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में ही लिखी ताकि आम लोग इसे समझ सकें। शिक्षा को लेकर उनका नजरिया बहुत साफ था। अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने माता पिता के कर्तव्यों पर जोर दिया कि वे बच्चों को शिक्षित जरूर करें। उन्होंने ये प्रस्ताव भी दिया कि 5 साल की उम्र से ही बच्चों को संस्कृत, हिंदी और एक विदेशी भाषा सिखानी शुरू कर देनी चाहिए। 100 Years of काकोरी ट्रेन एक्शन। साल 2025 हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि ये काकोरी ट्रेन एक्शन के 100 साल पूरे होने का शताब्दी वर्ष है। अब सवाल उठता है कि आखिर यह काकोरी ट्रेन एक्शन क्या था। ये घटना 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी नाम के एक छोटे से गांव में हुई थी। इस पूरी योजना को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 जांबाज क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। उनका मकसद बहुत साफ था, ब्रिटिश भारतीय रेलवे से उस सरकारी खजाने को जब्त करना जो हमारे ही देश के लोगों से टैक्स के रूप में वसूला गया था। क्रांतिकारियों ने शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन को काकोरी स्टेशन के पास रोक दिया। इस ट्रेन में ब्रिटिश सरकार का खजाना ले जाया जा रहा था। इस साहसी मिशन के मुख्य नायकों में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद ठाकुर, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे महान नाम शामिल थे। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी और साल 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए। लेकिन अफसोस का कोरी मामले में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा सुनाई। चलिए अब थोड़ा उन संगठनों के बारे में जानते हैं जिन्होंने आजादी की इस मशाल को जलाए रखा। सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। इसकी स्थापना साल 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, चिंद्रनाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी जैसे क्रांतिकारियों ने की थी। उनका सपना एक ऐसे भारत का था जो पूरी तरह आजाद हो और जहां शासन जनता के हाथों में हो।
उन्होंने साल 1925 में अपना एक घोषणा पत्र निकाला जिसका नाम था क्रांतिकारी। इसमें उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र क्रांति में शामिल हों। समय के साथ ये संगठन और भी मजबूत हुआ और साल 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। अब इस संगठन की विचारधारा में समाजवाद और मार्क्सवाद की झलक भी दिखने लगी थी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे युवाओं ने इसे एक नई दिशा दी। उनका मानना था कि केवल आजादी पाना ही काफी नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना जरूरी है जहां किसी का शोषण ना हो। 100 Years of the Self Respect Movement। साल 2025 हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि ये आत्मसम्मान आंदोलन का शताब्दी वर्ष है। पूरे 100 साल पहले शुरू हुए इस आंदोलन ने आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। इस आंदोलन की शुरुआत साल 1925 में ईवी रामास्वामी ने की थी, जिन्हें दुनिया आज बड़े आदर से पेरियार के नाम से जानती है। पेरियार ने आत्मसम्मान की एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी परिभाषा दी थी। उनका मानना था कि आत्मसम्मान एक ऐसा विचार है जिसका लक्ष्य एक ऐसे समतावादी समाज की स्थापना करना है जहां जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव या नफरत न हो। पेरियार इस आंदोलन को अरीवु विदुतलाई इयक्कम कहते थे, जिसका आसान मतलब है बुद्धि को आजाद करने वाला आंदोलन। उनका मुख्य उद्देश्य जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करना, लोगों में तार्किक सोच पैदा करना और समाज में ब्राह्मणवादी परंपराओं के दबदबे का विरोध करना था। इन उद्देश्यों को उन्होंने मतु कुरिक्कोल और तिरावितक कालक लेयम नाम की 2 पत्रिकाओं में विस्तार से समझाया था। इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर नेतृत्व किया। अन्नाई मीनाम्बल और वीरमल जैसी प्रभावशाली महिला नेताओं ने इस आंदोलन को घर घर तक पहुंचाया। अन्नाई मीनाम्बल ही वो शख्स थीं जिन्होंने ईवी रामास्वामी को पहली बार पेरियार की उपाधि दी थी। आंदोलन की विशेषताओं की बात करें तो इसने समाज के उत्थान के लिए देवदासी प्रथा और जातिगत भेदभाव जैसी बुराइयों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने आत्मसम्मान विवाह की एक नई परंपरा शुरू की जिसमें किसी पुजारी की जरूरत नहीं होती थी। साथ ही उन्होंने अंतर जातीय विवाहों को बढ़ावा दिया ताकि समाज की दीवारें टूट सकें। साल 1929 में पेरियार ने चेंगलपट्टू में पहला प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया था, जिसकी अध्यक्षता WPA सौंदर पांडियन ने की थी और यहीं से इस आंदोलन को एक नई शक्ति मिली। पेरियार यानी ईवी रामास्वामी एक ऐसे समाज सुधारक और तर्कवादी दार्शनिक थे जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को हिलाकर रख दिया। उनका मानना था कि एक समान और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए सामाजिक समानता और वैज्ञानिक तर्कवाद सबसे ज्यादा जरूरी है। उनके विचारों पर ज्योतिराव फुले और डॉक्टर BR अम्बेडकर का गहरा प्रभाव था। शुरुआत में वे महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों जैसे खादी आंदोलन और अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश के अभियानों से भी काफी प्रभावित रहे थे। एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कुडी अरासु नाम का एक तमिल साप्ताहिक अखबार निकाला ताकि वे अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकें। उन्होंने केरल के प्रसिद्ध वाइकोम सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके इन्हीं साहसी कामों की वजह से उनके समर्थकों ने उन्हें वाइकोम वीरन और पेरियार की उपाधि दी, जिसका मतलब होता है एक महान व्यक्ति। पेरियार का एक बहुत ही स्पष्ट विचार था कि सरकारी अधिकारों का बंटवारा समाज की आबादी के प्रतिशत के हिसाब से होना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने साल 1932 में कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियन नेता सिंगारावेलु चेट्टियार के साथ मिलकर आत्मसम्मान सोशलिस्ट पार्टी नाम से एक नया राजनीतिक दल भी बनाया। अगर हम भारत के इतिहास पर नजर डालें तो जातिवाद के खिलाफ और भी कई बड़े आंदोलन हुए जिन्होंने समाज को नई दिशा दी। साल 1873 में ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ताकि ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दी जा सके और निचली जातियों व महिलाओं के लिए शिक्षा के रास्ते खोले जा सकें। इसी तरह डॉक्टर BR अम्बेडकर ने साल 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई ताकि दलित समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक उन्नति हो सके। डॉक्टर अम्बेडकर ने ही साल 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की ताकि अनुसूचित जातियों के राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ा जा सके। दूसरी ओर महात्मा गांधी ने भी छुआछूत जैसी बीमारी को समाज से मिटाने के लिए साल 1932 में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग का गठन किया। इन सभी आंदोलनों ने मिलकर आधुनिक भारत की नींव रखी है जहां हर नागरिक को बराबरी का हक मिल सके। वैकोम सत्याग्रह साल 2025 हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि ये वाइकोम सत्याग्रह को आधिकारिक तौर पर वापस लेने की 100वीं वर्षगांठ है। 30 नवंबर 1925 को यह ऐतिहासिक आंदोलन आधिकारिक रूप से समाप्त हुआ था। वाइकोम सत्याग्रह केरल के त्रावणकोर में हिंदू जातिगत भेदभाव के खिलाफ शुरू हुआ एक अहिंसक नागरिक अधिकार आंदोलन था। दरअसल उस समय वहां के वाइकोम में स्थित शिव मंदिर के आसपास की सार्वजनिक सड़कों पर निचली जातियों यानी अवर्णों के चलने पर पाबंदी थी। यह सत्याग्रह इसी अन्यायपूर्ण रोक के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध था। इस आंदोलन की शुरुआत बड़े ही अनोखे ढंग से हुई।
प्रशासन की पाबंदियों की वजह से कोई बड़ा जुलूस निकालने के बजाय हर दिन 3 स्वयंसेवकों को सड़क पर भेजा जाता था। खादी के कपड़े पहने 3 युवक गोविंद पनिकर, एक नायर बाहुलेन, एक ईजावा और कुंजाप्पू एक पुलाया मंदिर की ओर कूच करते थे। उन्हें तुरंत रोककर गिरफ्तार कर लिया जाता। अगले दिन फिर 3 और लोग उन्हीं प्रतिबंधित सड़कों पर जाते और अपनी गिरफ्तारी देते। ये सिलसिला तब तक चला जब तक पुलिस ने गिरफ्तारियां करना बंद नहीं कर दिया और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। इसके बाद सत्याग्रहियों ने सड़कों को ब्लॉक करने, शांत प्रदर्शन करने और सभाएं करने जैसे शांतिपूर्ण तरीके अपनाए। एकता को बढ़ावा देने के लिए मंदिर के पास सत्याग्रह आश्रम भी बनाए गए, जहां अलग अलग जातियों के लोग साथ रहते थे। इस आंदोलन को सफल बनाने में कई बड़े नेताओं का हाथ था। टी.के. माधवन ने सबसे पहले 1917 में अपने अखबार देशाभिमानी के जरिए मंदिर प्रवेश का मुद्दा उठाया था। उन्होंने के.पी. केशव मेनन और के. केलप्पन के साथ मिलकर छुआछूत विरोधी समिति बनाई। के. केलप्पन ने केरल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता की, जिसने छुआछूत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था। जब शुरुआती नेता जेल चले गए तब जॉर्ज जोसेफ ने कमान संभाली और पेरियार को आमंत्रित किया। पेरियार यानी ई.वी. रामास्वामी ने सरकारी प्रतिबंधों को तोड़ते हुए सार्वजनिक भाषण दिए और वे 2 बार जेल भी गए। उनकी इसी वीरता के कारण उन्हें वायकोम वीरन की उपाधि मिली। मार्च 1925 में महात्मा गांधी ने भी वहां का दौरा किया। उन्होंने महारानी से मुलाकात की, पुजारियों से बहस की और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि छुआछूत का खात्मा ही असली स्वराज है। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका भी बहुत प्रेरणादायक रही। नागम्मय्य सारकन्नम्मा और भाग्यम स्थानुमलया पेरुमल जैसी महिला नेताओं ने पुलिस की घेराबंदी हटाने की कोशिश की। वहीं कय्यालक्कल नारायणी ने देशाभिमानी में लिखकर इस आवाज को बुलंद किया। सी राजगोपालाचारी, श्री नारायण गुरु और चटम्पी स्वामीकल जैसे महापुरुषों ने भी इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। सांथल रिबेलियन। हाल ही में संथाल विद्रोह के 170वें वर्ष को हूल दिवस के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। हूल का अर्थ ही क्रांति होता है। संथाल विद्रोह साल 1855-56 के दौरान हुआ था और इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआती और सबसे मजबूत आवाजों में से एक माना जाता है। इतिहासकार तो यहां तक कहते हैं कि इसी विद्रोह ने आगे चलकर साल 1857 के महान विद्रोह की प्रेरणा के रूप में काम किया था। ये पूरा आंदोलन झारखंड की राजमहल पहाड़ियों में स्थित दामिन इको क्षेत्र में संगठित किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से मुर्मू परिवार के 4 भाइयों सिद्धू, कानूचांद और भैरव ने किया था। साथ ही फूलो और झानो मुर्मू जैसी बहादुर महिलाओं ने भी ब्रिटिश शासन और शोषण के खिलाफ इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों था। इसकी मुख्य वजह थी साल 1790 का स्थायी बंदोबस्त अधिनियम। इस कानून के कारण संथालों को बीरभूम और मानभूम जैसे इलाकों से विस्थापित होना पड़ा। जब वे नई जगहों पर बसे तो वहां भी जमींदारों, पुलिस और अंग्रेजों ने उनका जमकर शोषण करना शुरू कर दिया। इसी उत्पीड़न ने उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने की कोशिश की, लेकिन संथालों की वीरता के आगे उन्हें झुकना पड़ा। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को संथाल परगना नाम से एक अलग जिला बनाना पड़ा, जिसे भागलपुर और बीरभूम जिलों से 5500 वर्ग मील का हिस्सा काटकर तैयार किया गया था। सबसे बड़ी जीत ये रही कि सरकार ने ये नियम बना दिया कि अब कोई भी संथाल अपनी जमीन किसी गैर संथाल को हस्तांतरित या बेच नहीं सकेगा। इस तरह इस आंदोलन ने आदिवासियों की जमीन और उनकी पहचान की रक्षा की। फेस्टिवल्स इन न्यूज। हम भारत की उन खूबसूरत सांस्कृतिक विरासतों के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश की असली पहचान है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं मणिपुर की पहाड़ियों से, जहां शिरुई लिली फेस्टिवल मनाया जाता है। इसका नाम मणिपुर के राजकीय पुष्प शिरुई लिली के नाम पर रखा गया है। ये त्योहार हर साल उखरुल जिले में आयोजित होता है, जहां तांगखुल नागा समुदाय के लोग रहते हैं। ये उत्सव उस कोमल और लुप्तप्राय शिरुई लिली के सम्मान में मनाया जाता है जो दुनिया में केवल शिरुई की पहाड़ियों में ही खिलती है। अब हम असम की ओर बढ़ते हैं, जहां नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला लगता है। ये मानसून के दौरान आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मेला है। आपको बता दें कि गुवाहाटी के पास स्थित कामाख्या मंदिर तांत्रिक पूजा के प्रमुख केंद्रों में से एक है और इसे सबसे बड़े शक्तिपीठों में गिना जाता है। ये त्योहार प्रजनन क्षमता और मानसून के आगमन का प्रतीक है। इसके पीछे ये पारंपरिक विश्वास है कि धरती भी एक उपजाऊ महिला की तरह है। इसके बाद हम पश्चिमी ओडिशा की कृषि संस्कृति से रूबरू होते हैं, जिसे नुआखाई त्योहार कहा जाता है। इसे नवन्ना के नाम से भी जाना जाता है और ये मुख्य रूप से एक कृषि आधारित धार्मिक त्योहार है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो मौखिक परंपराओं के अनुसार इसे 1355-1380 सीई के दौरान पटना के राजा रमय देव द्वारा शुरू किया गया था। इस त्योहार का मुख्य महत्व अनाज या चावल की पूजा करने में है, जो एक अच्छी फसल के लिए आभार व्यक्त करने और स्वयं जीवन का जश्न मनाने का तरीका है।
हम ओडिशा के पुरी शहर चलते हैं, जहां भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है। ये एक बहुत बड़ा वार्षिक हिंदू त्योहार है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ रथों पर सवार होकर निकलते हैं। ये उनकी जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की एक औपचारिक यात्रा है। करीब एक सप्ताह के बाद ये देवी देवता वापस अपने मुख्य मंदिर की ओर लौटते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा के रूप में जाना जाता है। अब बंगाल और ओडिशा के मशहूर लोक नाट्य यात्रा उत्सव के बारे में जानते हैं। इसकी शुरुआत का इतिहास 16वीं सेंचुरी में वैष्णववाद और भक्ति आंदोलन के उदय से जुड़ा हुआ है, जिसकी अगुवाई श्री चैतन्य महाप्रभु ने की थी। ये एक ऐसी मिश्रित कला शैली है जिसमें संगीत, नृत्य, अभिनय और कविता पाठ का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। इसमें पौराणिक कथाओं से लेकर धर्मनिरपेक्ष विषय, हास्य और वीरता जैसी कई जटिल कहानियों को बहुत ही भावुक अंदाज में पेश किया जाता है। अब हम झारखंड की ओर चलते हैं, जहां प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव रखने वाला सरहुल त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार मुख्य रूप से झारखंड की उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ है साल के पेड़ की पूजा, और इसी के साथ नए साल की शुरुआत मानी जाती है। इन समुदायों का मानना है कि साल के पेड़ सरना मां का निवास स्थान हैं, जो उनके गांव को प्राकृतिक आपदाओं और खराब मौसम से बचाती हैं। ये पूरी तरह प्रकृति पूजा पर आधारित है, जो सूर्य और पृथ्वी के प्रतीकात्मक मिलन का जश्न मनाता है। साथ ही यह त्योहार वसंत ऋतु या फागुन के आगमन का संदेश भी लेकर आता है। अब केरल के भव्य त्रिशूर पूरम उत्सव से, जिसे सभी पूर्वों की जननी माना जाता है, ये केरल के वडक्कुमनाथन मंदिर में मलयालम महीने में यानी अप्रैल टू मई के दौरान मनाया जाता है। कल्पना कीजिए, इससे धजे हाथियों का एक विशाल समूह मंदिर परिसर में आता है और साथ में चेंडा मेलम और पंचवाद्यम जैसे वाद्य यंत्रों की मधुर धुन गूंजती है। ये वास्तव में देवी देवताओं की एक भव्य सभा की तरह लगता है। अब हम पहाड़ों की ओर चलते हैं, जहां उत्तराखंड के माणा गांव में पुष्कर कुंभ का आयोजन होता है। ये अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम, जिसे केशव प्रयाग कहते हैं, वहां आयोजित किया जाता है। ये बहुत ही दुर्लभ अवसर है, क्योंकि ये हर 12 ईयर्स में केवल तब होता है जब बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करता है। इस जगह का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि माना जाता है कि यहीं बैठकर वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। इसके अलावा महान संत रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने भी यहीं मां सरस्वती से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हुए हम तेलंगाना के कालेश्वरम पहुंचते हैं, जहां सरस्वती पुष्करालू मनाया जाता है। ये उत्सव कालेश्वर श्री मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर में होता है, जो अदृश्य या गुप्त सरस्वती नदी की पूजा को समर्पित है। यह नदी कालेश्वरम में गोदावरी और प्राणहिता नदियों के साथ मिलकर एक पवित्र संगम बनाती है, जिसे त्रिवेणी संगमम कहा जाता है। तेलंगाना में ही महिलाओं का एक बहुत ही सुंदर फूलों का त्योहार मनाया जाता है, जिसे बतुकम्मा कहते हैं। यह 9 दिनों तक चलने वाला त्योहार दुर्गा नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं औषधीय गुणों वाले मौसमी फूलों से सुंदर कलाकृतियां बनाती हैं। बतुकम्मा का अर्थ है मां वापस जीवन में आओ, और ये देवी पार्वती को समर्पित है। इसकी लोकप्रियता के कारण इसे तेलंगाना का राजकीय त्योहार घोषित किया गया है। अब बात करते हैं एक ऐसे महापर्व की जो सीमाओं से परे है, छठ महापर्व। ये सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। यूं तो ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, लेकिन आज ये मॉरिशस, फिजी और नीदरलैंड जैसे देशों में रहने वाले भारतीय समुदायों के बीच भी उतना ही प्रसिद्ध है। सफर के अंत में हम मेघालय चलते हैं, जहां पनार या जयंतिया समुदाय द्वारा बेहिदीन खलम त्योहार मनाया जाता है। ये जुलाई के महीने में बुवाई के बाद मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण नृत्य उत्सव है। बेहिदीन खलम का अर्थ है प्लेग या महामारी को दूर भगाना। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प परंपरा है, जहां युवा पुरुष बांस के डंडों से घरों की छतों को पीटते हैं, जो बुराई और बीमारी को भगाने का एक प्रतीकात्मक तरीका है। उत्सव के दौरान दात लवाकोर जैसा फुटबॉल जैसा खेल और रस्साकशी भी खेली जाती है। स्पोर्ट्स। कॉमनवेल्थ गेम्स। हाल ही में भारत सरकार की केंद्रीय कैबिनेट ने साल 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए गुजरात के अहमदाबाद शहर को मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। यह फैसला भारतीय ओलंपिक संघ की सहमति के बाद लिया गया है, और मजे की बात यह है कि साल 2030 के ये खेल इस आयोजन के 100 साल पूरे होने का जश्न भी मनाएंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये राष्ट्रमंडल खेल आखिर हैं क्या? ये एक ऐसा खेल आयोजन है जो हर 4 साल में राष्ट्रमंडल देशों के बीच आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले साल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुई थी। इसके बाद से ये लगातार चलता आ रहा है। हाल ही में साल 2022 के खेल बर्मिंघम में हुए थे, और अगला आयोजन साल 2026 में ग्लासगो में होने वाला है। भारत के लिए ये इसलिए भी खास है क्योंकि हमने साल 2010 में दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेलों की शानदार मेजबानी की थी। इन खेलों का प्रबंधन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट नाम की संस्था करती है, जिसका मुख्यालय लंदन में है।
आज इसमें 72 देश और क्षेत्र शामिल हैं। इतिहास के पन्नों को देखें तो इन खेलों के नाम समय के साथ बदलते रहे हैं। साल 1930 से 1950 तक इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था, फिर नाम बदलकर ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ और अंत में साल 1978 से इन्हें राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाने लगा। अब थोड़ा राष्ट्रमंडल संगठन के बारे में समझते हैं। इसकी नींव साल 1926 के सम्मेलन में पड़ी थी, जब ब्रिटेन और उसके डोमिनियंस ने तय किया कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक समुदाय के समान सदस्य होंगे। वे ब्रिटिश राजा या रानी के प्रति निष्ठा तो रखते थे, लेकिन ब्रिटेन उन पर शासन नहीं करता था। इसे ही ब्रिटिश राष्ट्रमंडल कहा गया। आज इसमें भारत सहित 56 देश शामिल हैं, जो अफ्रीका, एशिया, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र तक फैले हुए हैं। साल 2022 में गैबोन और टोगो इसके सबसे नए सदस्य बने हैं। भारत का इस संगठन से जुड़ना बहुत ऐतिहासिक रहा है। साल 1949 के लंदन घोषणा पत्र ने यह साफ कर दिया कि गणतंत्र देश भी राष्ट्रमंडल का हिस्सा रह सकते हैं। इसी वजह से भारत आजादी के बाद एक गणतंत्र होने के बावजूद इसका सदस्य बना रहा। इस पूरे संगठन का काम लंदन स्थित कॉमनवेल्थ सचिवालय संभालता है, जिसकी स्थापना साल 1965 में एक केंद्रीय संस्था के रूप में की गई थी। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के खेल न केवल भारत की खेल क्षमता को दुनिया के सामने रखेंगे, बल्कि ये हमारे युवाओं के लिए भी एक बड़ा अवसर साबित होगा। अब हम भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उन प्रमुख खेल संस्थाओं के बारे में बात करेंगे जो खिलाड़ियों को ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों तक पहुंचाने का काम करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय ओलंपिक संघ की। इसकी नींव साल 1927 में रखी गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और महासचिव डॉक्टर A.G. नोहरेन थे। यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत रजिस्टर्ड है और इसे भारत का युवा मामले और खेल मंत्रालय मान्यता देता है। अगर इसके कामों की बात करें तो यह भारत में ओलंपिक आंदोलन और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मुख्य शासी निकाय है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। इसका सबसे जरूरी काम ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों और टीमों की देखरेख करना और उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। इस संघ का संचालन एक 32 सदस्यीय कार्यकारी परिषद करती है, जिसका नेतृत्व इसके अध्यक्ष करते हैं। अब नजर डालते हैं दुनिया की सबसे बड़ी खेल संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पर, जिसकी स्थापना साल 1894 में हुई थी। ये एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसे ओलंपिक खेलों का संरक्षक माना जाता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि खेल दुनिया भर में शांति और सद्भाव के साथ आयोजित हों। ये खेलों में नैतिकता और सुशासन को बढ़ावा देने का भी काम करता है। इस समिति की एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इसके सदस्य अपने देशों में आईओसी के प्रतिनिधि होते हैं कि आईओसी के भीतर अपने देश के प्रतिनिधि, यानी वे स्वतंत्र रूप से ओलंपिक के आदर्शों के लिए काम करते हैं। इस संस्था की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह से निजी तौर पर वित्त पोषित है, यानी ये अपनी गतिविधियों के लिए सरकारों से पैसा नहीं लेती। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। ये दोनों संस्थाएं मिलकर ही उस मंच को तैयार करती हैं जहां दुनिया भर के खिलाड़ी अपना कौशल दिखा पाते हैं। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन चेस चैंपियनशिप। जॉर्जिया के बटूमी शहर में आयोजित फिडे महिला विश्व कप में भारत की 19 साल की बेटी दिव्या देशमुख ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने फाइनल के रोमांचक मुकाबले में अपनी ही देश की दिग्गज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को हराकर खिताब अपने नाम किया है। वे ये गौरव हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इस शानदार जीत के साथ दिव्या अब कोनेरू हम्पी, द्रोणावल्ली हरिका और आर वैशाली के बाद ग्रैंड मास्टर बनने वाली चौथी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत का एक बड़ा फायदा ये भी हुआ है कि दिव्या ने साल 2026 में होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय शतरंज के लिए ये दौर किसी सुनहरे युग से कम नहीं है। हाल ही में साल 2024 में डी गुकेश सिर्फ 18 साल की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र के निर्विवाद विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। इसके अलावा साल 2024 में ही हंगरी के बुडापेस्ट में हुए 45वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। साल 2023 में आर प्रज्ञानंद भी 18 साल की उम्र में विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे। अब समझते हैं कि ये विश्व चैंपियनशिप का चक्र कैसे काम करता है। फिडे विश्व कप एक बेहद महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है, क्योंकि यहीं से 3 खिलाड़ी महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए चुने जाते हैं। कैंडिडेट्स टूर्नामेंट विश्व चैंपियनशिप मैच से पहले का आखिरी पड़ाव होता है। इसमें 8 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और जो इसे जीतता है उसे मौजूदा विश्व चैंपियन के साथ चैंपियनशिप मैच खेलने का मौका मिलता है। इस टूर्नामेंट में जगह बनाने के कई रास्ते हैं, जैसे पिछले विश्व चैंपियनशिप मैच का उप विजेता होना, विश्व कप में शीर्ष 3 में आना या सबसे ऊंची रेटिंग हासिल करना। अंत में उस संस्था के बारे में जानते हैं जो दुनिया भर में शतरंज का संचालन करती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ कहा जाता है।
इसकी स्थापना साल 1924 में पेरिस में हुई थी और साल 1999 में इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने एक वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और आज दुनिया के 201 देश इसके सदस्य हैं। दिव्या की ये जीत दिखाती है कि भारतीय शतरंज का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। अदर स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। हाल ही में क्रिकेट जगत से एक बहुत बड़ी खबर आई है। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स इंग्लैंड के ऐतिहासिक मैदान पर मौजूदा विजेता ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये जीत दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि उन्होंने 27 साल के सूखे के बाद कोई बड़ी आईसीसी ट्रॉफी जीती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप आखिर है क्या। इसकी शुरुआत साल 2019 में हुई थी ताकि टेस्ट क्रिकेट को और भी रोमांचक बनाया जा सके। यह दुनिया की शीर्ष 9 टेस्ट टीमों के बीच खेली जाने वाली एक बड़ी प्रतियोगिता है। इसका खेलने का तरीका यानी फॉर्मेट बहुत ही दिलचस्प है। हर टीम को 2 साल के चक्र में कुल 6 सीरीज खेलनी होती हैं, 3 अपने देश में और 3 विदेश में। इन द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज का हर मैच स्टैंडिंग में अंक जोड़ने में मदद करता है। हर सीरीज में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 5 टेस्ट मैच हो सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि फाइनल में कौन पहुंचेगा इसका फैसला सिर्फ जीते हुए मैचों के आधार पर नहीं बल्कि अंक प्रतिशत प्रणाली के आधार पर होता है। 2 साल के अंत में जो 2 टीमें तालिका में सबसे ऊपर होती हैं उनके बीच फाइनल मुकाबला खेला जाता है और विजेता को टेस्ट क्रिकेट का विश्व चैंपियन घोषित किया जाता है। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर अपना पहला वनडे विश्व कप खिताब जीत लिया है। यह एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय प्रशंसकों को सालों से था। आइए इस खास टूर्नामेंट यानी आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। महिला क्रिकेट के इस महाकुंभ की शुरुआत साल 1973 में इंग्लैंड में हुई थी और पहला खिताब भी मेजबान इंग्लैंड ने ही जीता था। साल 2025 में इस टूर्नामेंट का 13वां संस्करण आयोजित किया गया जिसकी मेजबानी संयुक्त रूप से भारत और श्रीलंका ने की। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो महिला विश्व कप में अब तक सबसे ज्यादा सफलता ऑस्ट्रेलिया को मिली है जिन्होंने 7 बार ये ट्रॉफी अपने नाम की है। भारत के लिए ये जीत इसलिए भी भावुक है क्योंकि टीम इंडिया इससे पहले साल 2005 और 2017 में फाइनल तक तो पहुंची थी लेकिन खिताब से बस एक कदम दूर रह गई थी। तीसरी बार फाइनल में पहुंचकर हमारी बेटियों ने न केवल फाइनल का सूखा खत्म किया बल्कि दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया है। ये जीत आने वाली पीढ़ी की लड़कियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा साबित होगी। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स 2025। इंग्लैंड के लिवरपूल शहर में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाते हुए देश का नाम रोशन किया है। भारत की जास्मिन लैम्बोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ये चैंपियनशिप कई मायनों में खास रही। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पुरुषों और महिलाओं की स्पर्धाएं एक साथ आयोजित की गईं। भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 4 पदक अपने नाम किए। जास्मिन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम वर्ग में और मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किलोग्राम वर्ग में सोने का तमगा जीता। इनके अलावा नुपुर शोराण ने रजत पदक और अनुभवी मुक्केबाज पूजा रानी ने कांस्य पदक जीतकर भारत की झोली में खुशियां भर दी। अगर हम पदक तालिका पर नजर डालें तो कजाकिस्तान सबसे ज्यादा पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा। भारतीय मुक्केबाजों का ये प्रदर्शन दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पकड़ और भी मजबूत होती जा रही है। स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025। हमारे प्रधानमंत्री ने आनंद कुमार वेलकुमार को स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। ये जीत इसलिए बेहद खास है क्योंकि आनंद कुमार स्केटिंग में भारत के पहले विश्व चैंपियन बन गए हैं। खुशी की बात यह है कि आनंद कुमार के साथ साथ एक और भारतीय स्केटर क्रिश शर्मा ने भी जूनियर पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। ये पूरी प्रतियोगिता साल 2025 में चीन के बेइदेहे में आयोजित की गई थी। अगर हम इस खेल के इतिहास पर नजर डालें तो स्पीड स्केटिंग की पहली विश्व चैंपियनशिप पुरुषों के लिए साल 1889 में एम्स्टर्डम में हुई थी जबकि महिलाओं के लिए इसकी शुरुआत साल 1936 में स्टॉकहोम से हुई थी। इतने लंबे इतिहास में पहली बार किसी भारतीय का विश्व चैंपियन बनना हमारे देश के खेलों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। साल 2025 में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड 22 पदक जीते हैं जिनमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। यह चैंपियनशिप भारत के लिए एक और वजह से ऐतिहासिक रही। साल 2025 में भारत ने पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी की और वो ऐसा करने वाला चौथा एशियाई देश बना। इस महाकुंभ का आयोजन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया गया था।
पैरा एथलेटिक्स दरअसल पैरालंपिक आंदोलन का सबसे बड़ा खेल है जो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देता है। अगर हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो पहली पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता साल 1952 में ब्रिटेन में आयोजित की गई थी। आज इस पूरे खेल का संचालन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति करती है। इसके तहत 3 मुख्य तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। पहला, पैरालंपिक खेल जो हर 4 साल में होते हैं। दूसरा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हर 2 साल में यानी द्विवार्षिक आयोजित की जाती है। और तीसरा, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री जो साल 2013 से हर साल दुनिया के अलग अलग शहरों में आयोजित की जा रही है। गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड बॉडीज। जीआई टैग प्रोडक्ट्स। अब हम बात कर रहे हैं जीआई टैग के बारे में जो किसी क्षेत्र की खास पहचान बन चुके उत्पादों को दिया जाता है। अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 के बीच मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कई शानदार उत्पादों को ये गौरव प्राप्त हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां छतरपुर फर्नीचर को ये सम्मान मिला है। ये लकड़ी का पारंपरिक फर्नीचर है जो अपनी बारीक नक्काशी और मजबूती के लिए मशहूर है। इसके बाद खजुराहो स्टोन क्राफ्ट का नाम आता है। ये पत्थर की वो मूर्तियां हैं जो खजुराहो के मंदिरों की कला से प्रेरित हैं और इनमें पौराणिक कथाओं को बहुत ही खूबसूरती से उकेरा गया है। ग्वालियर की बात करें तो वहां के पेपर मैशे क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला। हैजेस में कागज की लुगदी से सुंदर सजावटी चीजें बनाई जाती हैं। ग्वालियर का ही स्टोन क्राफ्ट भी इस सूची में शामिल है, जिसमें हमें मुगल कालीन और क्षेत्रीय कला की झलक मिलती है। मध्य प्रदेश से एक और बेशकीमती नाम पन्ना डायमंड का है, जो पन्ना की ऐतिहासिक खदानों से निकलने वाले प्राकृतिक हीरे हैं। अब चलते हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु की ओर, जहां अंबा समुद्रम चोप्पू सामान को पहचान मिली है। ये लकड़ी से बने छोटे और पारंपरिक रसोई के खिलौने होते हैं जिन्हें प्राकृतिक रंगों से सजाया जाता है। वहीं की उरयूर कॉटन साड़ी अपनी महीन बुनावट और मंदिरों से प्रेरित डिजाइनों के लिए जानी जाती है। नमक्कल मक्कल पाती रांगल पत्थर से बने ऐसे बर्तन हैं जो गर्मी को सोख कर रखते हैं और सेहत के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। खाने पीने की चीजों में थुयमली चावल को शामिल किया गया है, जिसके दाने मोतियों जैसे सफेद होते हैं और ये पोषण से भरपूर होता है। कविंदपड़ी नाट्टू शक्करई एक ऐसा पारंपरिक गुड़ है जिसे बिना किसी केमिकल के गन्ने के रस से तैयार किया जाता है। कुंभकोणम वेत्रिलाई यानी वहां का पान का पत्ता अपनी कोमलता और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु से आखिरी नाम थोवलाई मानिक्का मलाई का है, जो मूंगों से बनी एक पारंपरिक माला है और इसका उपयोग मंदिरों और खास रस्मों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश की कला और संगीत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। मथुरा की जरी पोशाक को जीआई टैग मिला है, जो मंदिरों में भगवान के श्रृंगार के लिए जरी की कढ़ाई से तैयार की जाती है। मेरठ का बिगुल जो पीतल से बना एक वाद्य यंत्र है और सेना के बैंड में इस्तेमाल होता है, उसे भी ये सम्मान दिया गया है। संगीत की दुनिया से बनारसी शहनाई का नाम भी इसमें शामिल है, जिसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने पूरी दुनिया में मशहूर किया था। साथ ही बनारसी तबला को भी ये पहचान मिली है, जिसकी शुरुआत करीब 200 साल पहले पंडित राम सहाय ने की थी और जिसे पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जैसे दिग्गजों ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश का काला नमक चावल भी खबरों में बना हुआ है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन और खुशबूदार चावल है जिसका छिलका काला होता है। ये इतना खास है कि सरकार ने अब इसे विदेशों में निर्यात करने का फैसला लिया है। ये सभी उत्पाद हमारी संस्कृति और मेहनत की वो कहानियां हैं जो अब पूरी दुनिया के सामने अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। सिक्किम की हसीन वादियों से शुरुआत करते हैं, जहां लेप्चा तुंगबुक को यह खास पहचान मिली है। ये लेप्चा समुदाय का एक पारंपरिक भोजन है जिसे पत्तों की मदद से खमीर उठाकर तैयार किया जाता है, जो वहां की खान पान की प्राचीन परंपरा को दर्शाता है। संगीत की दुनिया में लेप्चा पुमतोंग पुलित को भी शामिल किया गया है। ये बांस से बनी एक सुरीली बांसुरी है जिसका उपयोग लेप्चा समुदाय अपने लोक संगीत और खास रीति रिवाजों में सदियों से करता आ रहा है। अब बात करते हैं राजस्थान की तपती धरती की, जहां की नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। नागौर की सूखी और रेतीली मिट्टी में उगने वाली ये अश्वगंधा अपनी उच्च औषधीय क्षमता के लिए जानी जाती है, जो इसे दूसरी जगहों की अश्वगंधा से काफी अलग और असरदार बनाती है। वहीं पश्चिम बंगाल के पहाड़ों से दार्जिलिंग मंदारिन संतरा इस सूची में अपनी जगह बना चुका है। दार्जिलिंग की खास जलवायु में उगने वाला ये संतरा अपनी बेहतरीन खुशबू और रसदार स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। आंध्र प्रदेश की ओर चलें तो वहां का पोंडुरु खादी कपड़ा अपनी शुद्धता के लिए चर्चा में है। पोंडुरु में आज भी पारंपरिक चरखे का इस्तेमाल करके हाथ से सूत काता जाता है और फिर हाथ से ही इसे बुना जाता है, जो इस कपड़े को एक खास बनावट और गरिमा देता है। देवभूमि उत्तराखंड से बद्री गाय का घी एक अनमोल तोहफा है। ये घी हिमालय के ऊंचे इलाकों में चरने वाली बद्री नस्ल की स्वदेशी गायों के दूध से बनाया जाता है, जिसे एदो घी कहा जाता है और ये अपनी शुद्धता और पोषण के लिए बहुत कीमती माना जाता है। केरल के जंगलों से एक अद्भुत कला सामने आई है जिसे कन्नडिप्प्या कहा जाता है।
इसे दर्पण चटाइया मिरर मैट भी कहते हैं क्योंकि इसकी बुनावट में एक खास तरह की चमक और परावर्तन होता है। ये केरल का पहला जनजातीय हस्तशिल्प है जिसे ये सम्मान मिला है। अंत में महाराष्ट्र के कुछ ऐसे उत्पादों की बात करते हैं जो हाल ही में खबरों में छाए रहे। पैठनी साड़ियां अपनी रेशमी बुनावट, शानदार जरी के काम और मोर के डिजाइनों के लिए मशहूर हैं जो हर उत्सव की जान मानी जाती हैं। वहीं कोल्हापुरी चप्पल भी अपनी मजबूती और चमड़े को पकाने के पारंपरिक तरीकों के कारण आज भी उतनी ही लोकप्रिय है जितनी सदियों पहले थीं। इन सभी उत्पादों को जीआई टैग मिलने का मतलब है कि अब इनकी नकल करना आसान नहीं होगा और वहां के स्थानीय कारीगरों को उनकी मेहनत का सही हक मिल पाएगा। भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जो किसी उत्पाद की पहचान उसके खास जन्मस्थान या इलाके से जोड़ देता है। ये टैग बताता है कि उस वस्तु में जो खास गुण या विशेषताएं हैं वे मुख्य रूप से उसकी भौगोलिक उत्पत्ति के कारण ही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे ट्रिप्स समझौते में परिभाषित किया गया है। एक बार जब किसी उत्पाद को ये टैग मिल जाता है तो इसकी वैधता 10 ईयर्स के लिए होती है और इसे हर बार 10 ईयर्स की अवधि के लिए फिर से नवीनीकृत कराया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस टैग का फायदा क्या है। दरअसल यह टैग उन लोगों को कानूनी अधिकार देता है जो उस खास उत्पाद को बनाने या उगाने वाले असली मालिक हैं, ताकि वे किसी तीसरे पक्ष या बाहरी व्यक्ति को उस नाम का गलत इस्तेमाल करने से रोक सकें। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये किसी दूसरे व्यक्ति को वही समान तकनीक इस्तेमाल करके उत्पाद बनाने से रोकता है, बस वो उस संरक्षित नाम का उपयोग नहीं कर पाएगा। भारत में इसे लागू करने के लिए खास कानून बनाए गए हैं। मुख्य रूप से भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 और इसकी नियमों की नियमावली 2002 के तहत सारा काम होता है। इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक तंत्र काम करता है। भौगोलिक संकेतों का रजिस्ट्रार दरअसल पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक होते हैं जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अंतर्गत आते हैं। वे भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के कामकाज की निगरानी करते हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि इस रजिस्ट्री का अधिकार क्षेत्र पूरे भारत में फैला हुआ है। जोनल कल्चरल सेंटर्स। भारत सरकार ने देश के अलग अलग कोनों की कला और संस्कृति को सहेजने के लिए 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र बनाए हैं और हाल ही में ये अपनी सक्रियता की वजह से चर्चा में रहे हैं। ये केंद्र दरअसल संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाले स्वायत्त संस्थान हैं। इनका सबसे मुख्य लक्ष्य हमारी लोक कलाओं, जनजातीय परंपराओं और उन कला रूपों को बचाना है जो समय के साथ लुप्त होते जा रहे हैं। ये केंद्र सिर्फ पुरानी चीजों को सहेजते ही नहीं बल्कि आज के युवाओं को भी अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करते हैं, ताकि वे भारत की सांस्कृतिक विविधता को करीब से देख सकें और उसे आगे बढ़ा सकें। इन केंद्रों के जरिए सरकार राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे बड़े आयोजनों को अंजाम देती है। इन महोत्सवों में पूरे भारत से हजारों कलाकार एक जगह जुटते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये एक तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को धरातल पर उतारने जैसा है, जहां एक आम नागरिक को देश के हर कोने की झलक देखने को मिल जाती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये केंद्र है कहाँ? तो आपको बता दें कि भारत के अलग अलग हिस्सों में इनके मुख्यालय स्थित हैं। उत्तर में पंजाब का पटियाला, पश्चिम में राजस्थान का उदयपुर, मध्य भारत के लिए महाराष्ट्र का नागपुर, उत्तर मध्य क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, पूर्व में पश्चिम बंगाल का कोलकाता, उत्तर पूर्व के लिए नागालैंड का दीमापुर, दक्षिण भारत की संस्कृति के लिए तमिलनाडु का तंजावुर। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार बहुत चर्चा में है क्योंकि इसने अपने 10 करोड़ से भी ज्यादा ऐतिहासिक दस्तावेजों के पन्नों को डिजिटल कर दिया है। अब ये तमाम दस्तावेज अभिलेख पटल पोर्टल के जरिए आप सभी के लिए घर बैठे उपलब्ध हैं। अगर हम इस संस्था के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 1891 में कलकत्ता में इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के रूप में हुई थी। आज ये संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा एक कार्यालय है। फिलहाल इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके काम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए भोपाल में एक क्षेत्रीय कार्यालय है और भुवनेश्वर, जयपुर तथा पुडुचेरी में 3 रिकॉर्ड केंद्र बनाए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का मुख्य काम उन दस्तावेजों को सुरक्षित रखना है जिनका मूल्य कभी खत्म नहीं होता। ये सार्वजनिक रिकॉर्ड, निजी कागजात, ओरिएंटल रिकॉर्ड, नक्शे यानी कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड और माइक्रोफिल्म जैसी चीजों का संरक्षक है। इस पूरे संस्थान की जिम्मेदारी अभिलेखागार महानिदेशक के कंधों पर होती है, जो सार्वजनिक रिकॉर्ड अधिनियम 1993 और इससे जुड़े नियमों को लागू करवाते हैं। इसी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि हाल ही में राष्ट्रीय अभिलेखागार समिति की 50वीं बैठक यानी स्वर्ण जयंती बैठक आयोजित की गई, जिसकी सह मेजबानी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने की। NCA के बारे में जानना भी जरूरी है। ये भारत के अभिलेखागार विशेषज्ञों की एक अखिल भारतीय संस्था है जिसकी स्थापना साल 1953 में हुई थी। इसके अध्यक्ष भी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक ही होते हैं। इस समिति का मुख्य काम उन तकनीकी और पेशेवर समस्याओं पर चर्चा करना है जो अलग अलग अभिलेखागार विभागों को दस्तावेजों को सहेजने के दौरान आती हैं। इस तरह ये संस्था सुनिश्चित करती है कि हमारा इतिहास सुरक्षित और व्यवस्थित रहे।
अदर इंपॉर्टेंट न्यूज। बुद्धिज्म। अब हम दुनिया के सबसे शांतिप्रिय और प्रेरणादायक धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के बारे में गहराई से जानेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी, जिनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। सिद्धार्थ का जन्म 563 BC में एक शाक्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। जीवन के सत्य की खोज में उन्होंने 29 साल की उम्र में अपने परिवार का त्याग कर दिया और बाद में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान यानी निर्वाण प्राप्त हुआ। उनके जीवन से जुड़े कुछ बेहद खास स्थान हैं, जैसे लुम्बिनी जहां उनका जन्म हुआ, बोध गया जहां उन्हें ज्ञान मिला, सारनाथ जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और कुशीनगर जहां उन्होंने देह त्याग दी। अब बात करते हैं बुद्ध के सिद्धांतों या उनकी शिक्षाओं की। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। मानवीय दुखों को दूर करने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का सुझाव दिया, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। ये धर्म ईश्वर में विश्वास करने के बजाय नैतिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करता है और आत्मा के पुनर्जन्म या आवागमन के सिद्धांत को नहीं मानता। समय के साथ बौद्ध धर्म कई महत्वपूर्ण संप्रदायों में बंट गया। पहला है हीनयान बौद्ध धर्म, जिसका अर्थ है छोटी गाड़ी। ये एक रूढ़िवादी विचारधारा है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करती और मुख्य रूप से पाली भाषा का उपयोग करती है। दूसरा है महायान बौद्ध धर्म, जिसका अर्थ है बड़ी गाड़ी। ये विचारधारा अधिक उदार है, जो बुद्ध को भगवान मानती है और मूर्ति या चित्र पूजा में विश्वास करती है, जिसमें संस्कृत भाषा का प्रमुखता से उपयोग हुआ। इसके अलावा थेरवाद बौद्ध धर्म भी है, जो हीनयान का ही एक उप संप्रदाय है। इसका लक्ष्य क्लेशों का नाश और निर्वाण प्राप्त करना है और ये विभज्जवाद यानी विश्लेषण की शिक्षा में विश्वास रखता है। फिर आता है वज्रयान, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहते हैं। ये महायान का एक हिस्सा है, जिसमें बौद्ध दर्शन के साथ ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों का मेल मिलता है। इसमें तारा मुख्य देवी हैं और इसमें शास्त्रीय तिब्बती भाषा का प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा सौत्रांतिक और सम्मितीय जैसे कुछ अन्य उप संप्रदाय भी अस्तित्व में रहे हैं। बौद्ध धर्म में समय समय पर बड़ी सभाएं बुलाई गईं, जिन्हें बौद्ध परिषदें कहा जाता है। पहली परिषद बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद 483 BCE में राजगृह में आयोजित हुई थी। उस समय मगध के राजा अजातशत्रु थे और इस सभा की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसी सभा में बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक और सुत्त पिटक के रूप में संकलित किया गया था। ठीक 100 साल बाद 383 BCE में दूसरी परिषद वैशाली में बुलाई गई। इस समय राजा कालाशोक का शासन था और अध्यक्षता सभाकामी ने की थी। ये सभा इसलिए याद की जाती है क्योंकि यहीं पर भिक्षुओं के अनुशासन के नियमों को लेकर पहली बार मतभेद उभरे और बौद्ध संघ 2 हिस्सों महासांघिक और स्थविरवादिन में बंट गया। तीसरी प्रसिद्ध परिषद 250 BCE में पाटलिपुत्र में महान सम्राट अशोक के संरक्षण में हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की थी और इस दौरान बौद्ध दर्शन की व्याख्या करने वाले अभिधम्म पिटक को अंतिम रूप दिया गया। चौथी और अंतिम प्रमुख परिषद 72 ईस्वी में कश्मीर में आयोजित हुई। कुषाण राजा कनिष्क इसके संरक्षक थे और वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसी ऐतिहासिक मोड़ पर बौद्ध धर्म पूरी तरह से 2 अलग धाराओं हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया। इन परिषदों के अलावा बौद्ध धर्म के महान साहित्य को समझना भी बहुत जरूरी है। इसमें सबसे प्रमुख त्रिपिटक है। पहला है सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और उनके प्रवचनों का संग्रह है। दूसरा है विनय पिटक, जिसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए मठों में रहने के कड़े नियम बताए गए हैं। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जो बौद्ध सिद्धांतों का गहराई से विश्लेषण और उनकी दार्शनिक व्याख्या करता है। पिपराहवा रेलिक्स। हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेष भारत वापस लौट आए हैं। दरअसल हांगकांग में इन अवशेषों की नीलामी होने वाली थी, लेकिन भारत सरकार के कड़े विरोध और प्रयासों के बाद इस नीलामी को रोक दिया गया और ये पवित्र धरोहर वापस हमारे देश आ गई। इन अवशेषों का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। साल 1898 में एक ब्रिटिश सिविल इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेप्पे ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित पिपराहवा नाम की जगह पर एक टीले की खुदाई की थी। खुदाई में उन्हें वहां एक प्राचीन स्तूप मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही जगह है जिसे प्राचीन कपिल वस्तु माना जाता है, जहां भगवान बुद्ध का बचपन बीता था। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तब उनके अवशेषों को 8 हिस्सों में बांटा गया था और उन पर 8 मूल स्तूप बनाए गए थे। पिपराहवा का ये स्तूप उन्हीं में से एक है, जिसे बुद्ध के अपने शाक्य वंश के लोगों ने बनवाया था। अन्य 7 स्तूप राजगृह वैशाली, अल्लक पराम ग्राम, पावाकुशी नगर और वेतपिड में बनाए गए थे। खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले उनमें बुद्ध की अस्थियों के टुकड़े, साबुन के पत्थर और स्फटिक से बने सुंदर कलश, बलुआ पत्थर की एक बड़ी तिजोरी और सोने के आभूषणों जैसी कई भेंटें शामिल थीं। ये सभी चीजें लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास वहां रखी गई थीं। इन अवशेषों की सबसे बड़ी खासियत एक कलश पर मिली ब्राह्मी लिपि की लिखावट है। ये लिखावट इस बात की पुष्टि करती है कि ये असल में भगवान बुद्ध के ही अवशेष हैं, जिन्हें शाक्य वंश ने वहां सुरक्षित रखा था। आज के समय में भारतीय कानून के तहत इन अवशेषों को ए श्रेणी की पुरावशेष माना जाता है।
इसका मतलब ये है कि ये इतने अनमोल हैं कि इन्हें देश से बाहर ले जाना या इनकी बिक्री करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये अवशेष सिर्फ पत्थर या हड्डियां नहीं, हैम्बल की ये भगवान बुद्ध के शरीर के अंश हैं जो हमें प्राचीन बौद्ध परंपराओं की गहराई को समझाते हैं। भारत में पिपराहवा के अलावा वैशाली देवनी मोरी और नागार्जुन कोंडा में भी बुद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण अवशेष पाए गए हैं। इन धरोहरों का वापस आना भारत की सांस्कृतिक कूटनीति की एक बड़ी जीत है। बमियन बुद्धास। हम बात कर रहे हैं बमियान बुद्ध की, जिनकी विशाल मूर्तियां कभी अफगानिस्तान की पहचान हुआ करती थीं। ये मूर्तियां मध्य अफगानिस्तान की बमियान घाटी में बलुआ पत्थर की ऊंची पहाड़ियों को काटकर बनाई गई थीं। इनका निर्माण 6ठी शताब्दी के आसपास हुआ था। उस समय ये मूर्तियां इंजीनियरिंग और कला का एक अद्भुत उदाहरण थीं, क्योंकि ये खड़ी चट्टान के बीचों बीच तराशी गई थीं। अगर हम इनकी कला की बात करें तो ये मूर्तियां गांधार बौद्ध कला का बेहतरीन नमूना पेश करती थीं। ये वो कला शैली है जिसमें भारतीय और यूनानी शैलियों का मेल देखने को मिलता है। ये मूर्तियां सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं थीं, बल्कि उस समय की गवाह थीं जब मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का तेजी से प्रसार हो रहा था और रेशम मार्ग से गुजरने वाले व्यापारियों के लिए ये एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। लेकिन साल 2001 में एक बेहद दुखद घटना घटी जब तालिबान ने इन ऐतिहासिक और विशाल मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। दुनिया भर के विरोध के बावजूद बारूद और विस्फोटकों से इन अनमोल धरोहरों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। आज वहां केवल उन मूर्तियों के खाली ढांचे या ऊंचे ताखे ही बचे हैं। इस घटना के बाद साल 2003 में यूनेस्को ने पूरे बमियान घाटी क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया, ताकि बची हुई पुरातात्विक संरचनाओं और उस संस्कृति की यादों को संरक्षित किया जा सके। ये खाली जगहें आज भी हमें अपनी समृद्ध विरासत को बचाकर रखने की याद दिलाती हैं। जैनिज्म। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नवकार महामंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देश को शुभकामनाएं दी, जिसकी वजह से ये विशेष दिन और ये महामंत्र चर्चा में है। नवकर महामंत्र दिवस असल में आध्यात्मिक सद्भाव और नैतिक चेतना के उत्सव का नाम है। इसका मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से नवकार महामंत्र का जाप करके लोगों को एकता के सूत्र में पिरोना है। आपको बता दें कि यह मंत्र जैन धर्म का सबसे सम्मानित और सार्वभौमिक मंत्र माना जाता है। इस मंत्र की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि उन गुणों और पदों की वंदना की गई है जिन्होंने सत्य और मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। ये महामंत्र मुख्य रूप से 5 श्रेणियों के महान स्वरूपों को सम्मान अर्पित करता है। सबसे पहले इसमें अरिहंत को नमन किया जाता है, जिन्होंने केवल ज्ञान यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है और मोह माया पर विजय पा ली है। इसके बाद सिद्ध भगवान को नमस्कार किया जाता है, जिन्होंने अपने 8 कर्मों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया है। इस मंत्र में आचार्य को भी नमन किया जाता है, जो स्वयं कड़े महाव्रतों का पालन करते हैं और पूरे संघ का मार्गदर्शन करते हैं। इनके साथ ही इसमें उपाध्याय और लोक के सभी साधुओं के प्रति भी सम्मान व्यक्त किया जाता है। इस धर्म की जड़ें बहुत पुरानी हैं और इसकी उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल के आसपास मानी जाती है। जैन धर्म किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि 24 महान गुरुओं की एक पूरी परंपरा द्वारा स्थापित किया गया है, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। इस परंपरा में पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर हुए। जैन धर्म मुख्य रूप से 2 संप्रदायों में विभाजित है, जिन्हें श्वेतांबर और दिगंबर कहा जाता है। चलिए अब वर्धमान महावीर के जीवन को थोड़ा करीब से समझते हैं। उनका जन्म 540 BC में वैशाली में हुआ था, जो आज के उत्तरी बिहार में स्थित है। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक वंश के प्रमुख थे और उनकी माता त्रिशला एक लिच्छवी राजकुमारी थीं। महावीर ने 30 साल की उम्र में अपने घर बार का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कठिन तपस्या के बाद 42 साल की उम्र में उन्हें कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने कोसलम, गद, मिथिला और चंपा जैसे क्षेत्रों में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार किया और अंततः 72 साल की उम्र में पावापुरी में, जो राजगीर के पास है, उन्होंने देह त्याग दी। जैन धर्म के सिद्धांतों की बात करें तो ये बहुत ही तार्किक और गहरे हैं। इसमें अनेकांतवाद का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि वास्तविकता बहुत जटिल है और इसके कई पहलू होते हैं, इसलिए कोई भी एक कथन पूरी सच्चाई को नहीं समेट सकता। इसी से जुड़ा है स्याद्वाद, जो कहता है कि कोई भी बात केवल एक विशेष संदर्भ में ही सही होती है, इसलिए हर बात के साथ शायद जैसे शब्द का जुड़ाव होना चाहिए। एक और सिद्धांत है नयवाद, जो बताता है कि हमारा ज्ञान इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस दृष्टिकोण से वास्तविकता को देख रहे हैं। जैन धर्म में जीवन जीने के लिए 5 महाव्रत बताए गए हैं, जिनमें सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, परिग्रह और अस्तेय शामिल है। इसके साथ ही मोक्ष के लिए त्रिरत्न यानी सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण को अनिवार्य माना गया है। एक दिलचस्प बात यह है कि जैन धर्म ईश्वर में विश्वास तो करता है, लेकिन उन्हें जिना यानी विजेता से नीचे का स्थान देता है। ये धर्म कर्म के सिद्धांत और आत्मा के आवागमन में पूरा भरोसा रखता है और इनका मानना है कि निर्जीव वस्तुओं में भी आत्मा होती है।
अंत में बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में भी महत्वपूर्ण सभाएं या परिषदें हुईं। पहली परिषद 300 BC में पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की और इसमें महावीर की शिक्षाओं को 12 अंगों में संकलित किया गया। दूसरी परिषद 512 AD में वल्लभी में देवर्धि गणी की अध्यक्षता में हुई, जहां इन शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से 11 अंगों के रूप में लिखा गया, क्योंकि तब तक 12वां अंग लुप्त हो चुका था। संथारा जैन धर्म की एक बेहद प्राचीन धार्मिक प्रथा है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से उपवास के जरिए अपने जीवन का त्याग करने का निर्णय लेता है। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह प्रथा इसके स्थापना काल से ही चली आ रही है और जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों, जिन्हें आगम कहा जाता है, उनमें भी इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। संथारा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला है त्रिविहार, जिसमें व्यक्ति भोजन का तो त्याग कर देता है लेकिन पानी पीता रहता है। दूसरा और अधिक कठिन रूप है चौविहार, जिसमें अन्न और जल दोनों का पूरी तरह त्याग कर दिया जाता है। जैन शास्त्रों के अनुसार संथारा हर किसी के लिए या हर समय के लिए नहीं है। इसे केवल तभी अपनाया जाना चाहिए जब मृत्यु बिल्कुल करीब महसूस हो रही हो, या जब कोई व्यक्ति बुढ़ापे, किसी लाइलाज बीमारी या अकाल जैसी चरम स्थितियों के कारण अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाए। इसे जीवन से भागने का रास्ता नहीं, बल्कि मृत्यु को गरिमा के साथ स्वीकार करने का एक आध्यात्मिक तरीका माना जाता है। अगर हम इसके कानूनी पक्ष की बात करें तो साल 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए संथारा को अवैध घोषित कर दिया था। अदालत ने इसकी तुलना भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या से की थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद वर्तमान में ये प्रथा जारी है। INSV कौंडिन्य एंड टंकाई मेथड। हाल ही में भारतीय नौसेना का जहाज INSV कौंडिन्य अपनी पहली विदेश यात्रा पर गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ। ये कोई आम जहाज नहीं है, बल्कि इसे भारत की 2000 साल पुरानी तकनीक से बनाया गया है। इस जहाज का नाम कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है, जो प्राचीन भारत के एक महान नाविक थे। कहा जाता है कि उन्होंने ही हिंद महासागर को पार कर दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी। INSV कौंडिन्य का डिजाइन अजंता की गुफाओं में बनी 5वीं शताब्दी की एक पेंटिंग से प्रेरित है। इस पूरे प्रोजेक्ट को संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और मिसेस होदी इनोवेशंस ने मिलकर साकार किया है। इस जहाज पर बने सांस्कृतिक प्रतीक हमें हमारी विरासत की याद दिलाते हैं। इसके ऊपर गंडा भेरंडा का चित्र बना है, जो 2 सिरों वाला एक विशाल बाज है, और कदम्ब राजवंश का शाही प्रतीक था, जो शक्ति और सुरक्षा को दर्शाता है। जहाज के पाल पर सूर्य की आकृतियां बनी हैं, जो ऊर्जा और शुभ शुरुआत का प्रतीक है। जहाज के अगले हिस्से पर सिम्हायाली नाम का एक शेर जैसा पौराणिक जीव बना है, जिसे जहाज का संरक्षक माना जाता है। यहाँ तक कि इसके डेक पर हड़प्पा शैली का पत्थर का लंगर रखा गया है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समुद्री व्यापार की याद दिलाता है। अब बात करते हैं उस अद्भुत तकनीक की जिससे ये जहाज बना है। इसे तनकाई विधि कहते हैं। इसे सिली हुई जहाज निर्माण विधि भी कहा जाता है। इस 2000 साल पुरानी तकनीक में लकड़ी के तख्तों को जोड़ने के लिए कीलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें रस्सियों से सिला जाता है। इस वजह से जहाज काफी लचीला और मजबूत होता है, जिससे उथले पानी और रेतीले किनारों पर इसके टूटने का डर बहुत कम हो जाता है। अब हम भारत के उस गौरवशाली समुद्री इतिहास की यात्रा करेंगे, जिसने सदियों तक पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोए रखा। भारत केवल अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि हमारा देश प्राचीन काल से ही समुद्र का बेताज बादशाह रहा है। अगर हम व्यापार और वाणिज्य की बात करें तो हमारी समुद्री ताकत के निशान सिंधु घाटी सभ्यता तक जाते हैं। लोथल में करीब 2400 ईसा पूर्व का एक ड्राइड डॉक और जहाजों के टेराकोटा मॉडल मिले हैं। यही नहीं, मेसोपोटामिया में मिली हड़प्पा काल की मोहरें साबित करती हैं कि हमारा समुद्री व्यापार उस दौर में भी 7 समंदर पार तक फैला था। हमारे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी उन व्यापारियों का जिक्र मिलता है जो धन और व्यापार की खोज में बड़े बड़े जहाजों से सागर पार करते थे। दक्षिण भारत के चोलचेर और पांड्य राजाओं के तो रोमन साम्राज्य के साथ बहुत मजबूत व्यापारिक रिश्ते थे। बाद के समय में विजयनगर और बहमनी राज्यों ने गोवा के बंदरगाह के जरिए ईरान और इराक से बेहतरीन नस्ल के घोड़े मंगवाए। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि 1498 में पुर्तगाली खोजी वास्को द गामा को अफ्रीका से भारत के कालीकट तक का रास्ता एक गुजराती नाविक कांजी मालम ने ही दिखाया था। जिसके बाद यूरोप और भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग शुरू हुआ। भारत का समुद्र सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रसार का माध्यम भी बना। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने पश्चिम बंगाल के ताम्रलिप्ति से श्रीलंका तक की समुद्री यात्रा की, ताकि बौद्ध धर्म का संदेश फैलाया जा सके। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारे व्यापारिक और विजय संबंधों के कारण ही आज हमें जावा में बोरोबुदुर और कंबोडिया में अंकोर वाट जैसे भव्य मंदिर देखने को मिलते हैं, जो भारतीय वास्तुकला और धर्म की गहरी छाप दर्शाते हैं। हमारी नौसैनिक शक्ति और ज्ञान भी अद्भुत था।
मगध की नौसेना को दुनिया की पहली दर्ज नौसेना माना जाता है और चाणक्य के अर्थशास्त्र में तो नौसैनिक युद्ध विभाग का पूरा वर्णन मिलता है। चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने अपनी शक्तिशाली नौसेना के दम पर श्रीलंका को जीता और श्रीविजया साम्राज्य के खिलाफ सफल अभियान चलाए। आधुनिक काल में छत्रपति शिवाजी महाराज ने विजय दुर्ग और सिंधु दुर्ग जैसे समुद्री किलों का निर्माण किया और अपनी नौसेना में 500 से अधिक जहाज शामिल किए। हमारे पूर्वज मानसून की हवाओं को समझने में इतने माहिर थे कि उन्होंने इस ज्ञान का उपयोग अपनी समुद्री यात्राओं को सुगम बनाने के लिए किया। समुद्री कूटनीति के मामले में भी भारत बहुत आगे था। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास अपना दूत भेजकर गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। इसी तरह शैलेंद्र राजवंश ने पाल राजाओं के दरबार में दूतावास भेजकर नालंदा में मठ बनाने की अनुमति ली थी। यह दिखाता है कि समुद्र केवल लहरों का संगम नहीं था, बल्कि देशों के बीच दोस्ती और सम्मान का एक बड़ा रास्ता था। अब हम अजंता की उन विश्व प्रसिद्ध गुफाओं के भीतर चलेंगे, जहां पत्थरों पर उकेरी गई पेंटिंग्स आज भी जीवित लगती हैं। अजंता की ये कलाकृतियां केवल चित्र नहीं, बल्कि ये बौद्ध दर्शन और उस समय के समाज का एक खूबसूरत आईना है। इन गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान विभिन्न बोधिसत्वों की पेंटिंग्स का है। इनमें वज्रपाणि को भगवान बुद्ध की शक्ति के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया। हैज़्ब की मंजूश्री बुद्ध की बुद्धि और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं पद्मपाणि की पेंटिंग बुद्ध की करुणा और दया का सबसे सुंदर प्रतीक मानी जाती है, जिसमें वे हाथ में कमल का फूल लिए शांत मुद्रा में दिखते हैं। अजंता की दीवारों पर मानवीय भावनाओं को भी बहुत गहराई से उकेरा गया है। यहाँ की एक बहुत ही मार्मिक पेंटिंग मरती हुई राजकुमारी की है, जिसमें उनके चेहरे पर विदा होने का दर्द और आसपास के लोगों का दुख बहुत ही सजीव तरीके से दिखाया गया है। ये चित्र उस समय के कलाकारों की सूक्ष्म समझ को दर्शाता है। इतिहास के नजरिए से देखें तो यहाँ चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार की एक अद्भुत पेंटिंग है। इसमें राजा द्वारा फारस यानी पर्शिया से आए राजदूतों का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारत के संबंध विदेशों के साथ कितने प्रगाढ़ और सम्मानजनक थे। इसके अलावा यहाँ भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां, जिन्हें जातक कथाएं कहा जाता है, बहुत ही विस्तार से चित्रित हैं। शिबी जातक की पेंटिंग में दिखाया गया है कि कैसे दयालु राजा शिबी ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपना मांस तक अर्पित कर दिया था। वहीं मात्र पोषक जातक की कहानी एक ऐसे कृतज्ञ व्यक्ति के बारे में है जिसे एक हाथी ने बचाया था, लेकिन बाद में उसने ही उस हाथी का ठिकाना उजागर कर दिया। ये कहानियां हमें जीवन के मूल्यों और नैतिकता की सीख देती हैं। एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950। हाल ही में प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 काफी चर्चा में रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक स्वतंत्रता सेनानी की विरासत को सम्मानित करने से जुड़ी एक याचिका को इसी कानून के दायरे का हवाला देते हुए खारिज कर दिया है। आखिर ये एम्बलम एक्ट क्या है और ये क्यों इतना जरूरी है? सरल शब्दों में कहें तो इस कानून का मुख्य उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों और खास नामों के गलत इस्तेमाल को रोकना है। अक्सर लोग व्यावसायिक फायदों के लिए किसी ट्रेडमार्क या पेटेंट के रूप में या अपने पेशेवर काम के लिए देश के गौरवशाली प्रतीकों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। ये कानून स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना ऐसा करना पूरी तरह वर्जित है। इस कानून के तहत प्रतीक शब्द का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रतीक सरकारी मोहर, हमारा तिरंगा, झंडा राज, चिन्ह, कोट ऑफ आर्म्स या अधिनियम में बताए गए किसी भी चित्र या तस्वीर को शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि आप अपनी मर्जी से किसी ब्रांड के लोगो या विज्ञापन में इन राष्ट्रीय धरोहरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस कानून की पहुंच बहुत व्यापक है। ये न केवल पूरे भारत में लागू होता है, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे भारत के नागरिकों पर भी समान रूप से लागू होता है। यानी अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का अनुचित उपयोग करता है तो वो इस कानून के तहत जिम्मेदार माना जाएगा। प्रतीक और नाम अधिनियम 1950 ये सुनिश्चित करता है कि हमारे देश के महत्वपूर्ण चिन्हों, महापुरुषों के नामों और प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रतीकों का कोई गलत या व्यापारिक फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल न कर सके। इस कानून के तहत सुरक्षा के घेरे में सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय प्रतीक आते हैं। इसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के नाम प्रतीक या मुहर, अशोक चक्र या धर्म चक्र और सरकार द्वारा दिए जाने वाले पदक या सम्मान शामिल हैं। इनका अनादर करना या बिना अनुमति इस्तेमाल करना कानूनी रूप से गलत है। ये कानून कुछ बेहद खास व्यक्तियों के सम्मान की भी रक्षा करता है, जैसे महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत के प्रधानमंत्री के नाम या चित्र। यहाँ तक कि गांधी, नेहरू और शिवाजी जैसे शब्दों के अनुचित प्रयोग पर भी रोक है। इसके अलावा हमारे महत्वपूर्ण संस्थानों और इमारतों को भी इस सुरक्षा के दायरे में रखा गया है। राष्ट्रपति और राज्यपालों के नाम और उनकी मुहर, संसद, राज्य विधानसभाएं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी जगहों के नाम या उनके चित्र इस कानून के तहत सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, समाज में सेवा भाव से काम करने वाले कई संगठनों और मिशनों को भी इसमें शामिल किया गया है।
रामकृष्ण मठ और मिशन भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, राष्ट्रीय युवा प्रतीक औरविले श्री सत्य साई और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे संस्थानों के नाम और प्रतीकों का संरक्षण इसी अधिनियम के तहत किया जाता है। अंत में यह कानून केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सम्मान की भी रक्षा करता है। संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, इंटरपोल और यहां तक कि फीफा और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जैसे वैश्विक संस्थानों के नाम और प्रतीकों का अनुचित उपयोग भारत में प्रतिबंधित है। अगमस हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंदिरों में अर्चकों यानी पुजारियों की नियुक्ति के मामले में मद्रास हाई कोर्ट की एक कमेटी से ये अनुरोध किया है कि वो वहां के आगम मंदिरों और गैर आगम मंदिरों की पहचान करे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आगम शब्द क्या है और इसकी इतनी अहमियत क्यों है। आगम दरअसल वेदों के बाद लिखे गए वे पवित्र शास्त्र हैं जिनमें धार्मिक अनुष्ठानों और क्रियाओं का बहुत विस्तार से ज्ञान दिया गया है। अगर आसान भाषा में कहें तो इन्हें आप मंदिरों के प्रबंधन और कामकाज को संभालने के लिए नियमावली की तरह समझ सकते हैं। इनमें ईश्वर की पूजा करने के खास तरीके बताए गए हैं, जैसे कि मूर्तियों की पूजा करना, जिसे प्रतिमा पूजन कहते हैं। इस पूजा में तंत्र यानी विशेष अनुष्ठान, यंत्र यानी प्रतीकात्मक चार्ट और मंत्र यानी शब्दों के उच्चारण का मेल होता है। जब हम आगमों की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये मुख्य रूप से 4 चीजों पर आधारित हैं, जिनमें ज्ञान योग यानी ध्यान क्रिया यानी अनुष्ठान और चर्या यानी पूजा पाठ के तौर तरीके शामिल हैं। इन शास्त्रों को इनकी मान्यताओं के आधार पर 3 प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें वैष्णव, शैव और शाक्त परंपरा कहा जाता है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि आगम अपनी शक्ति या अधिकार सीधे तौर पर वेदों से प्राप्त नहीं करते हैं, फिर भी उनकी आत्मा और चरित्र पूरी तरह से वैदिक ही है। इन ग्रंथों में ईश्वर की भक्ति और अनुशासन का अद्भुत संगम दिखता है। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण किताबों के नाम लें जो इन परंपराओं का आधार हैं, तो उनमें ईश्वर संहिता, नारद, 5 रात्र स्पंद प्रदीपिका और महानिर्वाण तंत्र जैसे ग्रंथों का नाम प्रमुखता से आता है। यही वे शास्त्र हैं जो सदियों से हमारे मंदिरों की व्यवस्था और आस्था को जोड़े हुए हैं। कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर यात्रा इन दिनों खबरों में इसलिए है क्योंकि पूरे 6 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय श्रद्धालुओं ने फिर से इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया है और पवित्र मानसरोवर झील के दर्शन किए हैं। ये खबर केवल धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के लिहाज से भी बहुत बड़ी है। दरअसल कोविड-19 महामारी और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जो गतिरोध या तनाव की स्थिति बनी थी, उसके बाद से भारत और चीन के बीच लोगों का एक दूसरे के देश आना जाना बंद सा हो गया था। अब इस यात्रा का दोबारा शुरू होना दोनों देशों के बीच संबंधों के फिर से पटरी पर लौटने की एक सकारात्मक शुरुआत मानी जा रही है। अगर हम इस पवित्र यात्रा के रास्तों की बात करें तो ये मुख्य रूप से 2 रास्तों से पूरी की जाती है। पहला रास्ता उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरता है और दूसरा रास्ता सिक्किम के नाथू ला दर्रे से जाता है। ये दोनों ही रास्ते अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और दुर्गम रास्तों के लिए जाने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैलाश मानसरोवर है क्या, तो आपको बता दें कि ये तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में पश्चिमी हिमालय की श्रेणियों में स्थित एक बेहद पवित्र तीर्थ स्थल है। इसमें 2 मुख्य आकर्षण हैं। पहला माउंट कैलाश, जो कि कैलाश पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, और दूसरा मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित ताजे पानी की झीलों में से एक है। सांस्कृतिक और धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो इस स्थान का महत्व अतुलनीय है। इसे केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि जैन और बौद्ध धर्मों में भी अत्यंत पवित्र माना गया है। हिंदू मान्यताओं में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, तो वहीं अन्य धर्मों में भी इसकी अपनी विशेष आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि हर साल हजारों लोग अपने मन की शांति और आस्था के लिए इन कठिन पहाड़ियों की यात्रा करते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। हाल ही में 12 जून 2025 को सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की 120वीं वर्षगांठ मनाई गई है, जो हमें याद दिलाती है कि निस्वार्थ सेवा की भावना हमारे देश में कितनी गहरी रही है। इस महान संस्था की शुरुआत साल 1905 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुई थी। इसके मुख्य संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिनके साथ GK देवधरे, V पटवर्धन और NE द्रविड़ जैसे कर्मठ साथी भी शामिल थे। गोखले जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि स्वयं महात्मा गांधी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु या मार्गदर्शक मानते थे, और गांधी जी खुद भी इस संस्था के सदस्य रहे थे। इस सोसाइटी को बनाने के पीछे एक बहुत ही नेक मकसद या मिशन था। इसका उद्देश्य युवा भारतीयों को प्रशिक्षित करना था, ताकि वे अपने स्वार्थ को त्याग कर देश की सेवा में लग सकें और जनता के समर्पित सेवक बन सकें। ये संस्था चाहती थी कि ऐसे नौजवान तैयार हों जो भारत के भविष्य को अपने हाथों से संवारें। अगर हम इसके मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो ये संस्था शिक्षा को बढ़ावा देने, समाज सेवा को प्रोत्साहित करने और नागरिक भागीदारी यानी आम लोगों को समाज के कार्यों से जोड़ने पर सबसे ज्यादा जोर देती थी। इस संस्था की सबसे खास बात इसकी प्रकृति थी। ये पूरी तरह से एक गैर राजनीतिक और गैर सांप्रदायिक संगठन था।
इसका मतलब यह है कि इसका किसी राजनीतिक दल से सीधा नाता नहीं था और न ही ये किसी खास धर्म या जाति के लिए काम करती थी। इसका एकमात्र धर्म और राजनीति सिर्फ मानवता की सेवा थी। वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स। हाल ही में यूनेस्को ने सांस्कृतिक नीतियों पर दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन मोंडिया कल्ट 2025 के दौरान दुनिया का पहला चुराई गई सांस्कृतिक वस्तुओं का आभासी संग्रहालय लॉन्च किया है। ये कदम हमारी उन धरोहरों के लिए है जो चोरी होकर या अवैध व्यापार के जरिए हमसे दूर हो गई थीं। ये वर्चुअल म्यूजियम दरअसल एक ऐसा वैश्विक डिजिटल मंच है जो आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की अवैध तस्करी को दुनिया के सामने लाना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना है। कई बार जब चोरी की गई वस्तुओं की असली तस्वीरें मौजूद नहीं होती तब ये तकनीक उनके डिजिटल मॉडल तैयार करती है ताकि दुनिया उन्हें देख सके और उनकी पहचान कर सके। इस डिजिटल संग्रहालय में भारत की भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकृतियां शामिल की गई हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के पाली में स्थित महादेव मंदिर की 9वीं शताब्दी की सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर से बनी 2 अद्भुत मूर्तियां प्रमुख हैं। पहली मूर्ति नटराज की है जिसमें भगवान शिव को उनके लौकिक नृत्य यानी कॉस्मिक डांस की मुद्रा में दिखाया गया है। ये मूर्ति ब्रह्मांड के सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्र को दर्शाती है। दूसरी मूर्ति भगवान ब्रह्मा की है जो ललितासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये मूर्ति ज्ञान और सृष्टि के निर्माण का प्रतीक मानी जाती है। इन मूर्तियों का इस संग्रहालय में होना हमें याद दिलाता है कि हमारी कला और दर्शन कितने गहरे हैं और उन्हें सुरक्षित रखना हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। शारदा स्क्रिप्ट। हाल ही में चिनार बुक फेस्टिवल के दौरान एक बहुत ही खास प्रदर्शनी लगाई गई थी। ये प्रदर्शनी शारदा लिपि पर आधारित थी जो पहली बार इतने बड़े स्तर पर लोगों को दिखाई गई। ये वही प्राचीन लिपि है जिसका जन्म कश्मीर की खूबसूरत वादियों में हुआ था और जिसे पारंपरिक रूप से कश्मीरी पंडितों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है। शारदा लिपि दरअसल लिपियों के ब्राह्मी परिवार से निकली एक लेखन प्रणाली है। प्राचीन समय में ये संस्कृत भाषा को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य लिपि थी। इसका प्रभाव इतना ज्यादा था कि ये केवल कश्मीर तक ही सीमित नहीं रही बल्कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के इलाकों में भी खूब फली फूली। हैरानी की बात तो ये है कि शारदा लिपि के निशान भारत के बाहर अफगानिस्तान में भी मिले हैं। वहां गारदेज में मिली भगवान गणेश की एक मूर्ति पर और काबुल के पास मिली उमा महेश्वर की एक प्रतिमा पर इस लिपि में कुछ बातें लिखी गई हैं जो साबित करती हैं कि ये लिपि कितनी दूर दूर तक फैली हुई थी। इस लिपि का विकास 8वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इसका केंद्र शारदा पीठ मंदिर था जो ज्ञान और शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता था। हालांकि यह मंदिर आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित है। समय के साथ ये लिपि धीरे धीरे कम होती गई और आज इसके बहुत ही कम हस्तलिखित ग्रंथ या पांडुलिपियां हमारे पास बची हैं। इस प्रदर्शनी का मकसद भी यही था कि हम अपनी इस लुप्त होती हुई शानदार विरासत को फिर से पहचानें और उसे संजो कर रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो, वरना हम समझ जाएंगे कि सिर्फ चुपके चुपके पढ़ रहे हो। ग्रुप में शेयर कर दो, आज नहीं तो कल सबको काम आएगी और क्रेडिट तुम्हें मिलेगा। 7 अपेंडिक्स 1 यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। हम बात कर रहे हैं भारत में स्थित 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की, जिनमें 36 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और एक मिश्रित स्थल शामिल है। चलिए उत्तर से शुरू करते हैं। चंडीगढ़ में ली कॉर्ब्यूशियर का वास्तुशिल्प कार्य आधुनिक कला का बेहतरीन नमूना है। पहाड़ों की ओर बढ़े तो हिमाचल प्रदेश में भारत की पर्वतीय रेलवे और महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान कुदरत के अद्भुत उपहार हैं। उत्तराखंड में नंदा देवी और फूलों की घाटी अपनी सुंदरता से सबका मन मोह लेती हैं। राजधानी दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला परिसर हमारे गौरवशाली इतिहास की गवाही देते हैं। राजस्थान की ओर चले तो यहाँ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जयपुर का जंतर मंतर गुलाबी शहर, जयपुर और चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ रणथंभौर जैसे राजस्थान के पहाड़ी किले वीरता की कहानियां सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्यार की निशानी ताजमहल के साथ आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी विश्व प्रसिद्ध है। बिहार में महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल ज्ञान के प्राचीन केंद्र रहे हैं। सिक्किम में खंगचेनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र मिश्रित स्थल है। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस वन्यजीव अभयारण्य और मोईदाम्स प्राकृतिक विविधता को दर्शाते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क शांति निकेतन और दार्जिलिंग की पहाड़ी रेलवे पर्यटकों के पसंदीदा है। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर अपनी अद्भुत नक्काशी के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में खजुराहो के स्मारकों का समूह, सांची के बौद्ध स्मारक और भीमबेटका के रॉक शेल्टर प्राचीन कला के प्रमाण है। गुजरात में चंपानेर, पावा गढ़रानी की वाव अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर और धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता की याद दिलाते हैं। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिन्स और मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको इंसेम्बल अपनी अलग पहचान रखते हैं। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट भी इस सूची का हिस्सा है।
दक्षिण भारत की ओर बढ़ें तो कर्नाटक में हम्पी के स्मारक पट्टाडकल के स्मारक और होयसल के पवित्र समूह वास्तुकला के बेजोड़ उदाहरण हैं। तेलंगाना का काकतीय रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में महाबलीपुरम के स्मारक महान चोल मंदिर और नीलगिरी की पहाड़ी रेलवे संस्कृति का हिस्सा है। अंत में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले पश्चिमी घाट अपनी जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में विख्यात हैं। मुझे सब पता है, वीडियो शेयर करने में सब कंजूसी कर रहे हैं, पर लाइक बटन दबाने में क्या जा रहा है? वो तो फ्री है भाई। 8 अपेंडिक्स 2 हिस्टोरिकल पोर्ट्स ऑफ इंडिया। हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और भारत के उन गौरवशाली समुद्री तटों की यात्रा करेंगे जिन्होंने सदियों पहले पूरी दुनिया के व्यापार को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। हाल ही में इतिहास और पुरातत्व की खबरों में 2 प्राचीन बंदरगाहों का नाम बहुत प्रमुखता से उभरा है, मुजिरिस और पुम्पुहार। सबसे पहले बात करते हैं मुजिरिस बंदरगाह की। ये प्राचीन काल का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था जो आज के केरल में मालाबार तट पर स्थित था। ये बंदरगाह मुख्य रूप से ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर शुरुआती मध्यकालीन काल तक बहुत सक्रिय रहा। मुजिरिस अपनी मसालों की खेती, खासकर काली मिर्च के व्यापार के लिए दुनिया भर में मशहूर था। उस दौर में काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था क्योंकि इसकी कीमत सोने के बराबर हुआ करती थी। काली मिर्च के अलावा यहां से कीमती पत्थर, हाथी दांत और मोती जैसी चीजों का निर्यात किया जाता था। इस बंदरगाह ने दक्षिण भारत को फारस, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और रोमन साम्राज्य जैसे देशों से जोड़ रखा था। उस समय के महान लेखक प्लिनी द एल्डर और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के अज्ञात लेखक ने भी अपनी किताबों में इस बंदरगाह की भव्यता का जिक्र किया है। अब नजर डालते हैं पुम्पुहार पर, जिसे कावेरी पट्टिनम के नाम से भी जाना जाता है। ये तमिलनाडु में कावेरी नदी के मुहाने पर बसा चोल राजवंश का एक प्राचीन बंदरगाह और उनकी दूसरी राजधानी थी। पुम्पुहार भी मोतियों, सालों और रेशमी कपड़ों के निर्यात के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। पुम्पुहार के बारे में एक बहुत ही रहस्यमयी और दुखद बात ये कही जाती है कि ये प्राचीन शहर समुद्र में समा गया था। इस घटना का बहुत ही विस्तार से वर्णन तमिल महाकाव्य मणिमेकलई में मिलता है। इस महान ग्रंथ की रचना संगम काल के प्रसिद्ध कवि सत्यनार ने की थी। ये महाकाव्य हमें बताता है कि कैसे प्रकृति के प्रकोप ने एक समृद्ध शहर को पानी के नीचे छिपा दिया, जिसके अवशेष आज भी समुद्री पुरातत्वविदों को हैरान करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं भारत के प्राचीन और मध्यकालीन बंदरगाहों की, जिन्होंने दुनिया भर के व्यापार में भारत को एक अहम स्थान दिलाया था। हमारी ये समुद्री यात्रा गुजरात के तट से शुरू होती है, जहां भरूच स्थित है, जिसे प्राचीन समय में बेरी गाजा के नाम से जाना जाता था। थोड़ा नीचे महाराष्ट्र की ओर आएं तो यहां बंदरगाहों की एक पूरी श्रृंखला मिलती है, जिसमें कल्याण, सोपारा, चौलदा, भोल, विजयदुर्ग और राजापुर जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। सफर को आगे बढ़ाते हुए हम कर्नाटक पहुंचते हैं, जहां मैंगलोर को प्राचीन समय में मांडगोरे कहा जाता था। इसके बाद केरल का खूबसूरत तट आता है, जो अपने प्रसिद्ध बंदरगाहों टिंडिस और मुजिरिस के लिए जाना जाता था, जिसे मुचरी भी कहते हैं। अब हम भारत के पूर्वी तट की ओर मुड़ते हैं। तमिलनाडु में पुहार, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है, कोरकई, तोंडी और निरप्यारू जैसे ऐतिहासिक व्यापारिक केंद्र थे। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में स्थित अरिकामेडु भी अपने समय का एक बहुत ही समृद्ध बंदरगाह रहा है। ऊपर की ओर बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश में घंटासाला, मोटुपल्ली और मछलीपट्टनम जैसे महत्वपूर्ण नाम आते हैं। ओडिशा के तट पर चारित्रापुर, पालोर, दंतपुर और कलिंगपट्टनम ने समुद्री व्यापार में बड़ी भूमिका निभाई। अंत में पश्चिम बंगाल का ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जिसे तामलुक भी कहा जाता है, पूर्व की ओर जाने वाले समुद्री रास्तों का एक बड़ा द्वार था। क्या आप सच में PT 365 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं? तो चैनल पर मौजूद बाकी वीडियो मिस मत कीजिए। हर वीडियो आपके सिलेक्शन के एक कदम और करीब ले जा सकती है। 9 अपेंडिक्स 3 ट्रेडिशनल हार्वेस्ट एंड न्यू ईयर फेस्टिवल्स इन इंडिया। हम भारत के उन खूबसूरत त्योहारों के बारे में बात करेंगे जो नई फसलों की खुशी और नए साल के स्वागत के लिए पूरे देश में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। ये भारत की सांस्कृतिक एकता का एक अद्भुत उदाहरण है, जहां भले ही राज्य बदल जाएं, लेकिन उत्सव मनाने का जज्बा एक जैसा रहता है। चलिए उत्तर से शुरुआत करते हैं। कश्मीर की हसीन वादियों में इसे शिशुर सैंक्राट के रूप में मनाया जाता है। वहीं बगल के राज्य हिमाचल प्रदेश में लोग इसे माघ साजी के नाम से पुकारते हैं। पंजाब की मिट्टी में जब फसलों की कटाई का वक्त आता है तो लोहड़ी की आग जलती है और बैसाखी का उत्साह चारों तरफ फैल जाता है। उत्तर प्रदेश के विशाल मैदानों में इसे खिचड़ी कहा जाता है, जहां लोग दान, पुण्य और पवित्र स्नान करते हैं। अब पूर्व की ओर चले तो असम में बिहू की धूम होती है, जो वहां का सबसे प्रमुख त्योहार है। मणिपुर में इसे सजीबू चैराओबा के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल के लोग इसे पोइला बैसाख के रूप में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दक्षिण भारत की ओर बढ़ें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इसे उगादी कहा जाता है, जो नए साल के आगमन का प्रतीक है। महाराष्ट्र और गोवा में इसी दिन गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है, जहां घरों के बाहर विजय के प्रतीक के रूप में गुड़ी फहराई जाती है। केरल के खूबसूरत तटों पर लोग मकर विलक्कू और विशु का आनंद लेते हैं।
तमिलनाडु में इसे विशु और प्रसिद्ध पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जहां नई फसल के चावल से सूर्य देव की पूजा की जाती है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि मकर संक्रांति या उत्तरायण वो सबसे आम नाम है जो पूरे भारत में पारंपरिक फसल उत्सव के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही सिंधी समुदाय के लोग पूरे भारत में अपने नए साल के त्योहार को चेटी चंड के रूप में मनाते हैं।